नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत हम ओलंपिक के पदक विजेता और कुश्ती के वर्ल्ड चैंपियन रहे सुशील कुमार की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया और आज उसे अदालत में भी पेश किया गया, जहाँ पर अदालत ने सुशील कुमार को 6 दिन के रिमांड पर भेजा है, जबकि पुलिस ने कुल 12 दिन की रिमांड की मांग की थी। मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट देखिए। कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर। कुश्ती में 2 बार के ओलंपिक मेडल विजेता और कई राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुके पहलवान सुशील कुमार के साथ यही हुआ है। उन्हें हत्या के एक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार सुबह दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया। साथ में हत्या के एक और आरोपी अजय को भी गिरफ्तार कर लिया। सुशील कुमार पर साथी पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल की टीम ने आज अर्ली मॉर्निंग में फरार रेसलर सुशील कुमार और उसका साथी अजय अलियास सुनील को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पीएस मॉडल टाउन के एफआईआर नंबर 28/21 धारा 302 इत्यादि में अन्य एक रेसलर की हत्या के मामले में वांटेड चल रहे थे। सुशील के ऊपर 1 लाख रुपया और अजय अलियास सुनील के ऊपर 50,000 रुपया का इनाम घोषणा भी किया गया था। आगे की तफ्तीश अभी जारी है। सागर की हत्या 4-5 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फुटेज मिला, जिसमें सुशील डंडा लेकर 4-5 साथियों के साथ आते हुए और सागर की पिटाई करते हुए दिख रहे थे। पुलिस ने एक आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया, जो कार में छिपा था, लेकिन सुशील फरार हो गया। उसके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने भी उस पर 1 लाख का इनाम रखा हुआ था। फरारी के दौरान सुशील कुमार हरिद्वार में एक बाबा के आश्रम में रहा। वहां से दिल्ली होते हुए हरियाणा और फिर पंजाब गया। उसके पैसे खत्म हो गए तो पैसे लेने के लिए इसी स्कूटी में सवार होकर किसी के पास जा रहा था, जहां से उसे पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक सागर धनखड़ सुशील के मकान में किराए पर रहता था। उसने 1 महीने का किराया नहीं दिया था और इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद था। मेरे बेटे का कातिल गिरफ्तार हो गया और हमें दिल्ली सरकार से और अदालत से यही उम्मीद है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाएगी और उसको फांसी की सजा दिलाई। और मीडिया से और जनता से मेरी यही अपील है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाए। मैं यही हाथ जोड़ के जनता से भी और मीडिया से भी कहती हूँ कि मेरा बेटा चला गया, कहीं और किसी भी माँ का बेटा ऐसे नहीं जाए। पुलिस के मुताबिक सागर दिल्ली के गैंगस्टर काला झटेड़ी का करीबी था, जिससे सुशील कुमार को खतरा है। कुश्ती के क्षेत्र में सुशील पहलवान देश और विदेश से 45 से ज्यादा मेडल हासिल कर चुके हैं, लेकिन एक दिन वो अपने साथी पहलवान के साथ खूनी कुश्ती करेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उनसे आगे की पूछताछ कर रही है और मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन पवन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने योग गुरु बाबा रामदेव को चिट्ठी लिखकर एलोपैथी पर दिए गए उनके आपत्तिजनक बयान को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मचारी देवतुल्य हैं और योग गुरु रामदेव के बयान ने कोरोना योद्धाओं का निरादर कर भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। मैंने उन्हें पत्र लिखकर आपत्तिजनक बयान वापस लेने को कहा है। इससे पहले योग गुरु रामदेव के एलोपैथी वाले बयान पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें नोटिस भेजकर कार्रवाई करने की मांग की थी। बैठक हुई कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड, जेईई और नीट की परीक्षाएं होंगी। परीक्षा के फॉर्मेट और तारीख 1 जून। सीबीएसई की कक्षा 12वीं और साथ ही अन्य दूसरे अहम परीक्षाओं पर आज केंद्र सरकार के आला मंत्रियों की बैठक हुई कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड, जेईई और नीट की परीक्षाएं होंगी। परीक्षा के फॉर्मेट और तारीख 1 जून को बताए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इसका ऐलान करेंगे। 12वीं बोर्ड परीक्षा पर राज्य अपने फैसले को स्वतंत्र है। बैठक में यह भी तय हुआ कि 3 दिन में राज्य अपने सुझाव केंद्र को दे सकते हैं।
केंद्र सरकार के आला मंत्रियों की बैठक हुई है जिसमें ये सब चीज़ें तय की गई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली जैसे राज्यों ने परीक्षा आयोजित नहीं करने के लिए कहा था। उसमें कुछ राज्यों ने कुछ समय मांगा है और सुझाव देने के लिए, और उनको कहा गया है कि 25 मई तक वो अपने सुझाव दे देंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम इस अनिश्चितता को दूर कर सकेंगे। हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे जो भी परिस्थितियाँ होंगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के निर्देश में आपकी सुरक्षा हमारे लिए पहली है और आपके जीवन और आपका भविष्य भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भी आज कहा, हम उनको चिट्ठी भी लिख के कहेंगे कि ये दोनों ऑप्शन परीक्षा कराने के ऑप्शन हैं, लेकिन हमारी राय में ये वक्त परीक्षा कराने का नहीं है। परीक्षा से पहले वैक्सीन की व्यवस्था करें। परीक्षा तब ली जाए जब बच्चों को वैक्सीनेशन हो जाए। परीक्षा तब ली जाए जब बच्चों को वैक्सीन की सुरक्षा दे दी जाए। ये मैंने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है। 20 अप्रैल से यानी 5 हफ्ते पहले से ही यहाँ पर लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर सरकार को कई तरह की चिंताएं हैं और लिहाजा इसी के वजह से दिल्ली में अब लॉकडाउन को एक बार फिर से 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब 31 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अगर मामले और कम हुए तो अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कई डॉक्टर और नर्स शहीद हुए हैं। दिल्ली सरकार उन सबके परिजनों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि दे रही है। साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली में वैक्सीन की कमी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली वालों के लिए वैक्सीन जुटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और जल्द ही वैक्सीन का इंतजाम कर लेंगे। दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अगर केसेस के घटने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा अगले 1 हफ्ते भी, मेरा आप सब लोगों से अपील है, निवेदन है, जैसे आपने अभी तक सहयोग किया, आपने अभी तक कठोर अनुशासन का पालन किया, लॉकडाउन को फॉलो किया, इसी तरह से आप आगे भी जारी रखेंगे, कोरोना के नियमों को आगे भी फॉलो करेंगे। अगर इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे धीरे कुछ गतिविधियों को 31 तारीख से फिर हम खोलना चालू करेंगे। इंदौर में नगर निगम के कर्मचारियों पर फल बेचने वालों ने परेशान करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कर्मचारी कभी फल उठाकर मुफ्त में ले जाते हैं तो कभी तराजू उठाकर। इससे नाराज एक फल वाले ने सारे फल सड़क पर फेंक दिए थे। वीडियो वायरल होने के बाद अब कई लोगों ने फल वाले की आगे आकर मदद की। इंदौर देश में स्वच्छ शहर है। जी हाँ, इंदौर को देश में स्वच्छ शहर होने का तमगा हासिल है, लेकिन इंदौर नगर निगम की दादागिरी भी जो है देश में प्रसिद्ध हो गई है। लगातार जो है हम ये कहें कि ठेले वालों पर जो है नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा जिस तरह से हम ये कहें कि उनके ठेलों को पलटा दिया जाता है, कई बार उनके जो है तराजू बाट जो है जब्त कर लिए जाते हैं। अभी पिछले दिनों जो है इंदौर के ही मूसाखेड़ी चौराहे पर ये रोहित आम जो बेचकर अपना रोजी रोटी कमाता था इस लॉकडाउन के दौरान, हालांकि सब्जी वालों को परमिशन भी है, उसके ठेले को पलटा दिया गया था। हम रोहित से ही बात करते हैं, क्या हुआ था रोहित? सर रोज के रोज वो कांटा ले जाते थे, परेशान करते थे। उस दिन मेरा गला भी पकड़ा, मुझे मारने के लिए दौड़े गली में। तो दूसरे दिन पुलिस वाले आए, 2 स्टार, और वो बोले इस पर 188 का मुकदमा दायम करो, ये बहुत वीडियो करवा रहा है। और मेरे पास तो खुद के पास टच वाला मोबाइल भी नहीं है और कुछ भी नहीं ऐसा। तो आपने क्यों अपना ठेला खुद ही फेंक दिया था, आम फेंक दिया था? सर रोज के रोज ले जाएंगे और रोज के रोज परेशान करेंगे तो इंसान को गुस्सा नहीं आएगा। रोजी रोटी के 200-300 रुपये मिलते हैं, हम जैसे तैसे कमाते हैं, घर का जैसे तैसे गुजारा चलता है हमारा। कौन है घर में आपके और किस तरह से जो है परेशानी होती है? मेरी मम्मी पापा और मेरे 2 बच्चे और मिसेस है। अच्छा, ये ठेला जो पलटने के बाद फिर क्या हुआ? जो वायरल हुआ वीडियो, तो कौन मदद करने आया और अभी क्या स्थिति है? मेरे को आकाश विजयवर्गीय जी है जो विधायक साहब, उन्होंने उनके नेतृत्व में उन्होंने मेरे को भेजे और मेरा फिर वापस से कामकाज चालू कराया। कितने रुपये की मदद? 21,000 रुपये की। तो
ये जो विधायक जो हैं इंदौर के भाजपा के आकाश विजयवर्गीय, उनकी मदद के बाद ये फिर से जो है ठेला अपना चला पा रहा है रोहित, और वापस से अपना कारोबार शुरू कर पा रहा है। हम यही कहेंगे कि इंदौर नगर निगम बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान रखे, लेकिन आदमी के जो है पेट का भी ध्यान नगर निगम को रखना पड़ेगा। इंदौर से सहयोगी शहजाद के साथ में समीर खान। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर क्या है मुंबई के डब्बे वालों की परेशानी। महाराष्ट्र में महामारी का असर मुंबई के डब्बे वालों पर भी पड़ा है। उनका काम तकरीबन बंद हो चुका है। कई ऐसे डब्बे वाले हैं जिन्हें कोई दूसरा काम कर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। मेरी सहयोगी पूर्वा चिटनीस की रिपोर्ट देखिए। जिस साइकिल के जरिए डब्बे वाले पूरे मुंबई में डब्बे पहुंचाने का काम करते थे, फिलहाल वो साइकिल कोरोना के चलते धूल फांक रहे हैं। मुंबई के माटुंगा इलाके में रहने वाले 49 वर्षीय बाजीराव सतकर 30 साल से डब्बे देने का काम करते हैं। पहले ये जहां 25 से 30 टिफिन की सप्लाई करते थे, तो वही अब बमुश्किल 5 से 6 टिफिन पहुंचा पाते हैं। घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए अब इन्हें कूली का काम भी करना पड़ रहा है। पहले 25,000 रुपये दे रहे। पहले जहां 25,000 कमा लेता था, वहीं अब सिर्फ 6,000 कमा पाता हूं। घर चलाने के लिए कभी कभी कुली का काम भी करता हूं, लेकिन फिर भी पैसे नहीं जुट पाते। ले कठीण झाली, ले अडचण होती, ले कठीण झाली। जीना बहुत मुश्किल है। ऐसे हालात में हम कैसे रह सकते हैं। 6 साल से डब्बा पहुंचाने का काम करने वाले अतुल मेंढे ने पिछले साल नवंबर में डब्बा पहुंचाने के काम में पैसे नहीं होने की वजह से छोड़ दिया और अब गाड़ी चलाने का काम करते हैं। इस काम में उनका मन नहीं लगता, लेकिन मजबूरन करना पड़ रहा है। ये कमा रहा हो तो भी इसमें नहीं जम रहा है, नहीं हो रहा है पूरा। वो राशन पानी की प्रॉब्लम हो जा रही है, उसमें गाड़ी का EMI वगैरह जाना है तो नहीं जम रहा है मुझे। मुंबई में डब्बे वाले करीब 130 साल से काम कर रहे हैं और दफ्तरों में डब्बे पहुंचाने के इनके काम को कई जगह पहचान भी मिली है, लेकिन अब धीरे धीरे हालात खराब हो रहे हैं। मुंबई में करीब 5,000 डब्बे वाले मौजूद हैं। लॉकडाउन की वजह से केवल 350 से 400 लोगों के पास ही काम मौजूद है। अभी केवल 5% काम ही बचा हुआ है। आज के तारीख में मुंबई डब्बा वाला का जो प्रॉब्लम है कि पूरा कारोबार ठप पड़ा हुआ है, और इसके चलते परिवार की परवरिश और देखभाल के लिए उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के डब्बे वाले जो पहले दूसरों के पेट भरा करते थे, आज उनको खुद का पेट भरने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो दूसरे ऑल्टरनेट जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार को उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनीस, NDTV इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।